हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने एक्ट वन और एक्ट टू को अच्छे से सुना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहानी को बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाऊं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसा लग रहा है और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो चलिए एक्ट थ्री स्टार्ट करते हैं। एक्ट थ्री, सीन वन। हैमलेट के दोनों मित्र आकर राजा से कहते हैं कि अभी वे हैमलेट के मन का भेद पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं। राजा उनसे अपने प्रयत्न को जारी रखने के लिए कहता है और कहता है कि कैसे भी हैमलेट के मन की बात पता करें। अब राजा और पोलिनियस हैमलेट और ओफिलिया की बातचीत छुपकर सुनना चाहते हैं। इस तरह की प्लानिंग के लिए वो आगे बढ़ते हैं। पोलोनियस ओफिलिया को सिखा बढ़ाकर उसके हाथ में एक पुस्तक रख देता है और उसे एक कमरे में बिठा देता है, जिससे कि ऐसा लगे कि वह पुस्तक पढ़ रही है। ओफिलिया अब पुस्तक पढ़ने का बहाना करती है। हैमलेट अपने आप से बात करता हुआ बिल्कुल अलग तरीके से वहां पे आ पहुंचता है। वह जीवन और मृत्यु के मूल्यों की तुलना करता है। मानवता की दृष्टि से क्या अधिक उचित है, क्या अन्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्वक अस्तित्व को धैर्यपूर्वक सहते रहना या फिर भारी भरकम शक्तियों का विरोध करके सब कुछ समाप्त कर लेना सही है। ऐसी बातें करते हुए, ऐसे प्रश्नों का निर्णय जानने की कोशिश करते हुए, क्या मृत्यु निद्रा से अधिक कुछ और है। हैमलेट इस तरह बरबराता हुआ, इस तरह की बातें करता हुआ वहां पे पहुंच जाता है। हैमलेट के इस आत्मकथन के एक एक शब्द से उसके मन की गहरी उदासी व्यक्त हो रही थी। ओफेलिया को पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हैमलेट एक क्षण के लिए अपना पागलपन का अभिनय नाटक बंद कर देता है और बहुत ही प्रसन्नता से उसका स्वागत करता है। ओफेलिया उससे प्रार्थना करती है कि अपने दिए हुए उपहार तुम वापस ले लो, क्योंकि अब इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। अब इसका कोई महत्व नहीं है, तुम इसे वापस ले लो। लेकिन हैमलेट कहता है कि वह किसी उपहार के बारे में जानता ही नहीं। उसने ओफिलिया को मन से निकाल दिया है और उसकी उदासी तथा निराशा में उसका मन डूबा हुआ है। वह उससे ऐसी बातें करता है मानो कि उसके लिए अब ओफिलिया बिल्कुल अजनबी हो, और उसे उपदेश देता है कि भ्रष्टाचार और इस करप्ट साम्राज्य में अपने सतीत्व की वह रक्षा करे, क्योंकि वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री है और उसकी सुंदरता कहीं उसके लिए खतरा ना बन जाए। ओफिलिया ने हैमलेट के इस तरह का आरोपों को जब सुना तो उसने एक ठंडी आहें भरी। उसके चले जाने के बाद वह सोचने लगी और शोक प्रकट करने लगी। उधर पोलोनियस की इस धारणा को राजा अब रिजेक्ट कर रहा है, निरस्त कर रहा है कि हैमलेट प्रेम में विफल होने के कारण ऐसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि राजा स्वयं जानता है, उसको शक है कि हैमलेट को कहीं इस बात का तो नहीं पता चल गया है कि मैं ही उसके पिता का कातिल हूं। तो राजा को विश्वास है कि हैमलेट के हृदय में कुछ है जो उसे चुभ रही है, इसीलिए वह उसे किसी बहाने इंग्लैंड भेज देना चाहता है। लेकिन पोलोनियस कहता है कि उससे पहले हैमलेट की एक बार और परीक्षा लेनी चाहिए। उसकी अपनी माता से बातचीत पोलोनियस छुपकर सुनना चाहता है। राजा भी राजी हो जाता है। अब बढ़ते हैं सीन टू की तरफ। किले के एक हॉल में राजकुमार हैमलेट और रंगमंच के अभिनेता दिखाई दे रहे हैं।
अभिनेता गोजागो का नाटक खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो इस नाटक को दिखाने के लिए तैयार हैं। राजकुमार अपने सामान्य स्वभाव में है। हैमलेट अभी पागलपन का अभिनय छोड़ चुका है। वो बिल्कुल सामान्य लक्षण प्रतीत कर रहा है और दूसरों को भी सामान्य लक्षण में आकर के बात कर रहा है। वह हिरोशियो को सब कुछ बता चुका है ताकि उसे पता चल जाए कि उसके पिता का कातिल कौन है और उसका मित्र राजा की प्रतिक्रिया को जानने में उसकी सहायता कर सके। यह राजा का मनोवैज्ञानिक परीक्षा होगा। यदि वो वास्तव में हत्यारा है तो वो घबरा जाएगा और उस चूहे की तरह स्थिति होगी जो पिंजरा में फंस जाता है। नाटक भी तो इसीलिए तैयार किया गया है। नाटक का आरंभ एक मूक अभिनय से होता है जिसमें कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ अभिनय को दिखाया गया। उस अभिनय में एक राजा है और एक रानी है। वो परस्पर प्रगाढ़ प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। नाटक शुरू हो चुका है और तब राजा सो जाता है और नाटक में जो रानी है वो वहां से चली जाती है। तुरंत एक व्यक्ति छुपकर आता है और राजा के कानों में जहर डाल देता है। जब तक रानी आती है तब तक राजा मर चुका होता है। राजा को मरा हुआ पाकर रानी जोर जोर से शोक प्रकट करती है। तभी हत्यारा लौट कर आता है, रानी को बहुमूल्य उपहार देता है, प्रेम का प्रस्ताव देता है। धीरे 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 वह रानी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और लास्ट में, अंत में रानी उसके प्रेम को स्वीकार कर लेती है। अपने पति को भूल जाती है कि उसके पति का हत्या हो चुका है। क्या ऐसा वास्तव में हो सकता था? इस मूक अभिनय का वांछित परिणाम क्या होगा? अब मुख्य नाटक जब शुरू होता है तो राजा अपने आप पर नियंत्रण खो बैठता है। जब वास्तविक राजा, अभी का राजा, जिसने ये देखा कि सामने वाला नाटक में राजा मर गया और उसकी रानी को उसके हत्यारे ने ही अपनी रानी बना लिया है, ये सब देखकर अपना आपा खो बैठा है। वो पीला पड़ जाता है, जोर जोर से कांपने लग जाता है। वह तुरंत खेल बंद करने के लिए कहता है, इस नाटक को बंद कर देने का आदेश देता है और वहां से चला जाता है। हैमलेट चूहे को पिंजरे में फंसने के जैसा महसूस कर रहा है। सच्चाई जाहिर हो गई। राजा का अपराध उसके सर चढ़कर बोल रहा है। हैमलेट को पिता के प्रेत का कथन जो कहा गया था उस पर अब पूर्ण विश्वास हो चुका है। सीन 3। सीन 3 में क्लॉडियस तुरंत हैमलेट को दोनों मित्रों को बुलवाना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ दोनों मित्रों को बुलवा पाता है और उन्हें यह दायित्व देता है कि हैमलेट को कैसे भी इंग्लैंड पहुंचा दिया जाए और इंग्लैंड के राजा को गुप्त संदेश दे दी जाए कि जो ही हैमलेट वहां पे पहुंचे उसका कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद जब राजा घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा होता है तो हैमलेट अपनी मां के पास जाते समय उसको देखता है। उसी क्षण उसके मन में विचार आता है कि अपने शत्रु का हत्या कर दूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि यदि ये इस समय मारा गया क्योंकि ये ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है तो ये तो स्वर्ग में चला जाएगा। यह सोचकर वह हत्यारे की हत्या का अवसर खो देता है और रानी से मिलने के लिए चला जाता है। सीन 4। हैमलेट माता के पास आता है। तभी वह उससे दूर जाती है। अपने सौतेले पिता के साथ ऐसा अशिष्ट व्यवहार करके तुम्हें क्या मिला, ऐसा उसकी माता कहती है। बस इतना ही तो चाहिए था हैमलेट को भड़काने के लिए। वह पलटवार कर जवाब देता है कि अपराध तो उसने स्वयं किया है जो अपने पति
की हत्या में सहयोग देकर उसके बाद उस हत्यारे से विवाह कर लिया है। आश्चर्यचकित रानी अब अनुभव कर रही है कि उसके माता के सम्मान पर आक्रमण हुआ है, क्योंकि बेटे ने पलटकर जवाब दिया। लेकिन क्रोध में भरा हुआ हैमलेट उस पर फिर झपटता है और उसे धक्का देता है ताकि वो कुर्सी पर बैठ जाए। वह मदद के लिए आवाज उठाती है, चिल्लाती है। पोलोनियस भी पर्दे के पीछे से मदद के लिए पुकारता है। तभी हैमलेट अपनी तलवार लेकर और पोलोनियस के अंदर वो तलवार गाड़ देता है। दुगने क्रोध के सहित हैमलेट अपनी माता को फिर फटकारता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह पागल नहीं है। वह वास्तव में पागल नहीं है, वो तो अभिनय कर रहा था और जो अभी वो कर रहा है वो वास्तविक है। इसीलिए उसके शब्दों को कोरा बकवास न समझा जाए। इस समय यह सब सुनकर रानी बुरी तरह कांप उठती है और अपने अपराध को महसूस करती है। हैमलेट उसे आदेश देता है कि अपने किए पर पछतावा करे और क्लॉडियस के साथ बिस्तर में ना सोए। तब वह पोलोनियस के सब को घसीटता हुआ रानी के कमरे में निकल के चला जाता है। अब सेक्शन 4 हम कल सुनेंगे। ऑडियो का फीडबैक देते रहे। कल सेक्शन 4 और सेक्शन 5 हम दोनों खत्म कर देंगे, ताकि हैमलेट की ये कहानी हिंदी में जो मैं एक्ट वाइज आपको बता रहा हूं वो खत्म हो जाएगा। बाकी का वीडियोस आप यूट्यूब चैनल पे जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।